हेलो एमर्स, आज हम लोग प्रोटीन में आगे की ओर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रोटीन का मतलब समझ लिया था, प्रोटीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं सब समझ लिया था। अब हम थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं और प्रोटीन को प्रयास करते हैं ख़त्म करने का। तो सबसे पहली बात, प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन की मतलब के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो सिंपल हम लोगों ने देखा था कि कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा सल्फर भी इसमें पाया जाता है। ठीक है ना, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और उसके अलावा सल्फर भी पाया जाता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात अगर हम करेंगे, हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो 50 मॉलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड 50 मॉलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड मिलकर करते हैं। मतलब एमिनो एसिड के 50 कण जब मिलेंगे तब जाके एक कण किसका बनेगा, एक मोल ऑफ प्रोटीन बनेगा, यानी एक कण प्रोटीन का बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि प्रोटीन के अंदर कितने एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इसके अगर 50 मोल बनेंगे एमिनो एसिड के, मतलब ध्यान दीजिएगा, ये तो हटाइए, इसको छोड़िए, ये तो एलिमेंट्स है इसके अंदर। मतलब सिंपल, ये किससे मिलकर बनता है, एमिनो एसिड से। और मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था आपको कि मान लीजिए अगर एमिनो एसिड है, जब एमिनो एसिड कॉम्बिनेट करता है, आपस में जुड़ता है तो क्या बनाता है, पेप्टाइड बनाता है। पेप्टाइड फिर जुड़ता है तो क्या बनाता है, पेप्टोन बनाता है। और फिर यही पेप्टोन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन के अंदर, यानी जब ये कॉम्बिनेट करेगा तो प्रोटीन के अंदर जाएगा। तो उसी तरीके से जब टूटेगा, यानी आप जब खाना खाओगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, तो पेप्टोन में तोड़ेगा। फिर ये पेप्टोन टूटेगा किस में टूटेगा, पेप्टाइड में। फिर ये पेप्टाइड जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, एमिनो एसिड में। ये टूटने का क्रम है, ये जुड़ने का क्रम है। ठीक है, हाँ या ना, बिल्कुल, ये समझ लिया था हम लोगों ने पिछले ही वीडियो के अंदर। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे एमिनो एसिड की, तो हमारे नेचर के अंदर अगर बात करोगे, यानी हमारे नेचर में, इन आवर नेचर, अब मतलब क्या है सर, इन आवर नेचर का मतलब, नेचर का मतलब प्रकृति में, प्रकृति मतलब जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है। तो इस प्रकृति के अंदर अगर हम देखेंगे तो एमिनो एसिड टोटल कितने टाइप का होता है, 20 टाइप का। ठीक है ना, यानी यहाँ पे कितने टाइप होता है, 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड, यानी 20 टाइप पाए जाते हैं किसके, एमिनो एसिड के। यानी एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, 20 टाइप। सर नेचर का मतलब, भाई इस दुनिया के अंदर देखोगे, इस ब्रह्मांड के अंदर देखोगे तो एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार होते हैं। यानी एमिनो एसिड के 20 प्रकार होते हैं। अब इन एमिनो एसिड को अगर हम अपनी बॉडी के अनुसार देखें तो हम लोग 2 पार्ट्स में डाल देंगे। कितने पार्ट्स में डाल देंगे, 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट बनेगा एमिनो एसिड का इसेंशियल एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड। और अगर एक देखेंगे दूसरा पार्ट तो ये बन जाएगा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। मतलब क्या है सर, बता रहा हूँ भाई। इसेंशियल का मतलब होता है, इंग्लिश में देखोगे तो जो जरूरी हो, एसेंशियल का मतलब जरूरी, और नॉन इसेंशियल का मतलब जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। अब मतलब क्या है बता रहा हूँ मैं। यार देखो, 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं पूरे नेचर के अंदर, और हमारी बॉडी के अंदर भी 20 टाइप के ही तब पाए जाएंगे। यानी हमारी बॉडी के अंदर भी 20 टाइप की जरूरत होगी कि नहीं होगी, यानी 20 टाइप के अमीनो एसिड आएंगे तभी तो जाके प्रोटीन का निर्माण होगा। इसमें से जो 10 होते हैं नॉन इसेंशियल होते हैं, और 10 जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं। तो 10 नॉन इसेंशियल और 10 इसेंशियल का मतलब क्या है सर, यार ध्यान दीजिएगा, 10 ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर है। यानी टोटल कितने टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, 20 टाइप के। 20 में से 10 जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका मतलब उनको बाहर से लाने की जरूरत है नहीं। वो 10 के 10 कहाँ है, हमारे शरीर के अंदर पहले से हैं। तो क्या ये बताओ, जब हम खाना खाएंगे तो हम उनको बुलाएंगे कि तुम आ जाओ, नहीं, वो ऑलरेडी है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसलिए उस प्रोटीन की जरूरत है हमको, सॉरी उस एमिनो एसिड की जरूरत है। आप खुद देखिए, आपके घर में बहुत सारे सामान होंगे, पंखा होगा, फ्रिज होगा, कूलर होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, तो पंखा, फ्रिज, कूलर ये सब अगर होंगे तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए आप पंखा, फ्रिज, कूलर ये 3 चीजें आपके घर में ऑलरेडी हैं। अब मान लीजिए गर्मी बढ़ रही है, कूलर से काम नहीं चल रहा है, ठीक है, तो अभी क्या चीज की जरूरत है, अगली चीज की जरूरत है एसी, है ना। चलिए ठीक है, छोड़िए इसको भी नॉर्मली भाषा में लेके चलते हैं, ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। एसी की कहानी खत्म करते हैं। आपको गर्मी लग रही थी, आपने कूलर ले लिया,
आपको प्रॉब्लम हो रही थी पानी ठंडा पीने में, आपने क्या ले लिया, फ्रिज ले लिया। अभी आपको किसकी ज़रूरत है, अभी आपको ज़रूरत है वॉशिंग मशीन की, जो ज़रूरी है, क्योंकि सबके घर में ये गैजेट्स होते हैं। तो आप भी सोचेंगे हमारे घर में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो कपड़ा धोने के लिए हमको क्या चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है अभी, वॉशिंग मशीन की। किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कूलर और फ्रिज की। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास पहले से है। वैसे ही 20 एमिनो एसिड में से 10 एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर पहले से होता है, तो नॉन एसेंशियल कहलाएगा नहीं कहलाएगा, उसकी ज़रूरत हमको नहीं है। समझ में आ रहा है। हम जो खाते हैं खाना, उसके अंदर जो एमिनो एसिड जाता है वो कितना जाता है, 10, और ये हमारे लिए 10 इसेंशियल होता है, यानी यही ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी में क्या नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जबकि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये समझ लिया अब हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का मतलब चेंज नहीं होगा टॉपिक, कहानी आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो ये समझ लिया कि इसेंशियल एमिनो एसिड है, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड किसको कहते हैं। तो भैया 20 प्रकार के एमिनो एसिड, जिसमें से 10 हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, 10 जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि पहले से मौजूद है। जैसे आपके पास फ्रिज है, कूलर है, तो आप वॉशिंग मशीन आपके लिए जरूरी है, फ्रिज और कूलर जरूरी नहीं है ना। अब आप जीवन में फिर चाहेंगे खरीदना, हाँ, जब तभी चाहेंगे जब वो खराब होगा, है ना, जब वो नहीं रहेगा। जो चीज़ नहीं रहती है वो जरूरी होती है। क्लियर, एग्जैक्ट सर। अब मैं अगर यहाँ से बात करूँ तो भाई प्रोटीन की बहुत सारी बातें किए सर। प्रोटीन पाया कहाँ जाता है, क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सोर्स कहाँ पे है। जैसे अगर हम इससे पहले पूछें कि ये बताइए फैट कहाँ पाया जाता है, तो फैट तो पढ़ के आए ना, फैट कहाँ कहाँ पाया जाता है, सर फैट बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। मटन हो गया, चिकन हो गया, फिर उसके अलावा घी हो गया, ऑयल हो गया, ऑयली चीज़ों के अंदर। तो ये सब के सब क्या होते हैं, फैट इसमें पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते है ना। अच्छा, मूंगफली हो गया, मूंगफली के अंदर भी क्या पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है और प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन मूंगफली के अंदर फैट पाया जाता है ना। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया। वैसे प्रोटीन किसके किसके अंदर पाया जाता है, तो ध्यान देंगे आप, अगर देखेंगे तो पनीर हो गया, एग हो गया, क्या हो गया, एग मतलब अंडा, मटन हो गया, चिकन हो गया, है ना। फिर मूंगफली आप ले सकते हो, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं, है कि नहीं है। मिल्क के अंदर भी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, मिल्क के अंदर भी क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन के अंदर मैक्सिमम पाया जाता है। सोयाबीन के अंदर 60 से 70% पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन है। 60 से 70% सोयाबीन से प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन किससे किससे पाया जाता है, अगर आपसे कोई नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता लोगे, हाँ या ना, बिल्कुल सर। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो भैया काम क्या करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फंक्शन यानी काम देखते हैं हम लोग, अच्छे से समझिएगा इसका काम। तो एक्चुअल में ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने वाला एलिमेंट है, यानी बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट, आया ना। मैंने इससे पहले भी बताया था, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, उसके अंदर वृद्धि कौन कराता है, तो प्रोटीन कराता है। तो प्रोटीन का काम है हमारी बॉडी को बिल्ड करना, तो बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है ये कौन, हमारा प्रोटीन। ठीक है ना। अब ये क्या काम करता है, तो भैया बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो किसके कारण होती है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो उसका कारण है प्रोटीन। यानी हमारा जो विकास होता है, हमारे अंदर जो क्या बोलते हैं, मांस आता है। आप कहते हैं ना कि बहुत दुबले पतले हैं, तो अगर आप दुबले पतले हैं तो फिर आप चाहते हैं कि आप क्या होना, थोड़ा सा हिस्ट पुस्ट स्वस्थ होना चाहते हैं, हेल्दी बनना चाहते हैं। तो हेल्दी बनने का मतलब आपकी बॉडी में किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रोटीन की। देखते हैं ना, कई सारे लोग जब जिम ज्वाइन करते हैं तो बहुत दुबले पतले होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, तो लोग कहते हैं इसके ऊपर मांस है ही नहीं, मांस मतलब बहुत मांस की कमी है। तो मांस की कमी है, तो मांस को कंप्लीट करने के लिए जब लोग जिम करते हैं तो किस चीज़ का सेवन करते हैं, प्रोटीन। बहुत सारे प्रोटीन आते हैं कि नहीं आते हैं, बहुत महंगा प्रोटीन लोग पीते हैं। पीने से क्या मतलब, प्रोटीन पीने से क्या होगा कि उनके अंदर ग्रोथ होगी, तभी उनकी बॉडी के अंदर क्या आएगी, ग्रोथ। आखिर जिम क्यों जाते हैं आप, बॉडी बनाने के लिए,
बॉडी को बिल्ड करने के लिए, और बॉडी बिल्ड करने वाला एलिमेंट कौन सा है? प्रोटीन है। तो भैया प्रोटीन रहेगा तभी तो बॉडी बिल्डिंग हो पाएगी, है ना। इसीलिए लोग किसका सेवन करते हैं? बॉडी क्या बोलते हैं? प्रोटीन का। सिंपल बात समझ में आई? देखिए अगर प्रोटीन रहेगा आपकी बॉडी के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी बिल्ड होगी, और तभी जाके आप जिम करके आप अपनी बॉडी को एक शेप में रख सकते हैं। भाई बॉडी को एक शेप में ढालना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बाइसेप्स होता है, ट्राइसेप्स, ऐसे सुनेंगे होंगे ना आप लोग। तो ये क्या होता है? ये मांस जो होता है वहाँ का, हाथ का जो मांस होता है उसको एक शेप दिया जाता है, एक आकार दिया जाता है जिम के थ्रू, ठीक है। तो तभी ना देख पाएंगे जब अंदरवा मांसवा होगा, हड्डी पर नहीं कोनो शेप दे पाएंगे, हैं? हड्डी का कोनो बाइसेप्स ट्राइसेप्स बना सकता है? भाई हड्डी का हड्डी होता है, बात खत्म। मांस को आप शेप दे सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्रोटीन लेते हैं। तो क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है, बॉडी की ग्रोथ कौन करवाता है भैया? प्रोटीन कराता है। प्रोटीन बहुत काम करता है। जब हम पढ़ेंगे बॉडी के अंदर, आप सिंपल अभी मैंने पढ़ाया आपको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होता है? एक छोटकू सा सेल से मिलकर बना होता है। और सेल के अंदर जब आप पूरा पोर्शन देखोगे तो सेल का मैक्सिमम जो भाग होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो हमारी बॉडी को बनाने में सबसे उपयोगी कौन है? प्रोटीन। क्योंकि हमारी बॉडी का जो सेल है वो क्या है? किससे बना है? ज़्यादा भाग कौन सा है? किसका है? प्रोटीन का है। क्या समझ में आई बात? तो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए कौन? प्रोटीन। तो इसका सेवन जितना हो सके करते रहिए, है ना। सेवन करते रहेंगे, इसका मतलब उपयोग करते रहेंगे तो आपकी बॉडी बिल्ड होते रहेगी। आप वो खाना खाइए जिसके अंदर क्या मिल रहा है आपको? प्रोटीन मिल रहा है। ये सब यहाँ पे लिख दिए गए। तब जरूरी नहीं बारी बारी एक एक चीज़ ट्राई करिए, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। आप जाएंगे तो लगभग आप हरी सब्जियाँ खाइए, उसमें भी क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। आयरन भी पाया जाएगा हरी सब्जियों के अंदर, जो आपको और मजबूत, लोहे जैसा मजबूत बनाएगा। प्रोटीन क्या करता है? सिंपल, बॉडी को ग्रोथ में ला देता है। यानी आपकी बॉडी का जो विकास रुका हुआ है, जो आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उसको अच्छे से कौन ग्रोथ में लाएगा? प्रोटीन। तो पहला काम आप लोगों ने समझ लिया। दूसरा एक और काम करता है भाई, एक ही काम नहीं करता है। ये हार्मोन जानते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया है। एंजाइम जानते हैं, बिल्कुल एंजाइम आ गया। और एक और चीज, एंटीबॉडी। क्या नाम है? एंटीबॉडी। हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडी के निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, इसको भी बिल्ड अगर करना हो तो में क्या करता है? ये हेल्प करता है। समझना है बात को। यानी ये बॉडी की ग्रोथ में और हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडी के निर्माण में भी क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो सर अभी क्वेश्चन आएगा हमारे माइंड में कि सर हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडी क्या होता है? नया है ना हमारे लिए। सर हार्मोन क्या होता है? तो भैया हमारे बॉडी के अंदर जितना भी काम हो रहा होता है, जैसे आप देखते हो हमारी बॉडी के अंदर देखोगे तो बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आप कभी कभी सुने होंगे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारे बाल बढ़ नहीं रहे या बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, या बाल झड़ जा रहे हैं। ये सब का कारण बनता है हार्मोन। देखो यार, हमारी बॉडी के विकास में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? हार्मोन, ठीक है। अगर आप खुश होते हो तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है आपके बॉडी में? जानते हैं कौन सा रिलीज होता है? डोपामीन। जब आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है तो उस काम के अंदर जो इंटरेस्ट आपको फील होता है वो किसके कारण होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में क्या रिलीज हो रहा होता है? डोपामीन। समझ में आ रही बात? वैसे ही अगर आपकी बॉडी की ग्रोथ करानी है तो आपकी बॉडी के अंदर पाया जाएगा टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसको। तो ये क्या होता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प कराता है। जैसे हमारे बाल हो गए, दाढ़ी हो गई, इसका ग्रोथ कौन कराता है? तो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब मतलब क्या है? तो हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको कराने में हेल्प करता है। तो सब प्रोटीनों क्या करता है? सब प्रोटीनों वो काम करता है। तो प्रोटीनों क्या करेगा? हार्मोन बनाएगा, और वो हार्मोन फिर क्या करेगा? ग्रोथ कराएगा। बाल बढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, तो सबका कारण कौन होता है? हार्मोन। हार्मोन्स के अंदर अगर इंटरचेंज हो रहा है भाई तो वहीं पे गेम बदलेगा। आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, इसका कारण कौन है? हार्मोन, ठीक है ना। तो हार्मोन के थ्रू ये चीज़ें चल रही होती है हमारी बॉडी के अंदर। बढ़ने का घटने का जो सिस्टम है हार्मोन के पास है, ठीक है। एंजाइम क्या करता है? तो अभी इसके पहले ही बताया हुआ है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म।
तो मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एंजाइम। हमने बताया था कि ये केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब कौन प्रेजेंट होगा वहाँ पे? एंजाइम। एंजाइम की उपस्थिति में ही क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो पाता है। ओके, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें नया पदार्थ बनता या टूटता है, नया पदार्थ बनता या टूटता है, इन छोटे छोटे पदार्थ मिलके नया बड़ा पदार्थ बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। और जिसमें और कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर हमारा बड़ा जो पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, दैट इज कैटाबॉलिज्म, है ना। तो ये जो सभी होते हैं इनको कंट्रोल कौन करने का काम करता है? एंजाइम। यानी केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा एंजाइम। और हमारे बॉडी की ग्रोथ के को कौन कंट्रोल कर रहा होगा? हार्मोन। भाई एंजाइम जो आता है वो किसी भी मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म किसी भी मेटाबॉलिज्म या किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर उसको उस अभिक्रिया को फास्ट या स्लो कर देता है। एंजाइम आएगा तो क्या करता है? अभिक्रिया की दर को, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे बड़ा पदार्थ टूट के छोटे छोटे पदार्थों में जा रहा है ना, यानी टूटने का जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है? वो किस पे डिपेंड करेगा? एंजाइम पे। तो एंजाइम उसकी स्पीड को फास्ट या स्लो करने का काम करता है। समझ में बात? हाँ या ना? ठीक है। तो एंजाइम की उपस्थिति में ही कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। तो एंजाइम वो पदार्थ है, मैंने पढ़ा दिया है, जो हमारे केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स हमारे जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनकी स्पीड को फास्ट या स्लो करने का उत्तरदायित्व किसके पास है? एंजाइम के पास। अब क्वेश्चन आता है सर एंटीबॉडी भी कुछ होती है। तो एंटीबॉडी सब लोग जानते हैं, एंटीबॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो एंटीबॉडी को बोलते हैं प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी। जब हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी घुस जाती है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर कौन घुस गया? बैक्टीरिया या कोरोना का वायरस। आप लोग जानते हैं ना, कोरोना वायरस के दौरान क्या हो रहा था कि एक वायरस जो होता है, वायरस जानते हैं आप लोग? वायरस और बैक्टीरिया जो आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप की उपस्थिति में आप माइक्रोस्कोप से आप वायरस और बैक्टीरिया को देख रहे हैं। हमारे हाथों में करोड़ों बैक्टीरिया होंगे, अरबों बैक्टीरिया होंगे, खरबों बैक्टीरिया होंगे, हमारे सलाइवा यानी हमारे जीभ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। इसका कारण कौन है? एंटीबॉडी। कोई वायरस हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, इसका कारण कौन है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का काम ही क्या है कि हमारे अंदर अगर कोई वायरस और बैक्टीरिया घुस जा रहा है तो उसको पहचानना और पहचान के मारना। समझ पा रहे हैं? हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया घुस गया तो कौन पहचानता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी उसको पहचानता है और उस बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये कोई वायरस घुस गया आपकी बॉडी के अंदर, और देखिए कैसे पहचानता है, तो चेक करता है कि ऐसा सेल हमारे बॉडी के अंदर है कि नहीं है। भाई जो बैक्टीरिया गया है उसके अंदर भी तो सेल होगा, तो वो चेक करता है कि ये जो ये सेल लेके आया है वो सेल हमारे सेल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रोबोट देखे हैं तो रोबोट में क्या होता था? वो स्कैन कर लेता था कि नहीं कर लेता था? आंखों से स्कैन करता था कि इसके अंदर क्या क्या है या ये कैसा है फंक्शन। तो वैसे ही जो ही एंटीबॉडी के पास जाता है कोई सेल, तो सेल उसको क्या कर लेता है? एंटीबॉडी क्या कर लेता है? उस सेल को स्कैन करने के बाद ये देखता है कि ये जो सेल है वो हमारे सेल से मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये फॉरेन बॉडी है। फॉरेन मतलब विदेशी लोग हैं, और विदेशी लोगों को अपने देश में हम रहने नहीं देंगे। तो तुरंत एंटीबॉडी उसके ऊपर क्या कर देता है? अटैक कर देता है, और अटैक करके उसको क्या कर देता है? मार देता है। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब आप कभी सुने होंगे इम्यून सिस्टम, तो समझे ना, आपको बार बार कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय में बताया गया होगा, और ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर हमको बीमारियां क्यों होती है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। कोरोना के दौरान उन्हीं लोगों को कोरोना ने मारा जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, मैं आज आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आपके बॉडी के अंदर कोनो वायरस और बैक्टीरिया घुस गया तो क्या करेगा? आपकी बॉडी से एनर्जी लेना चाहेगा, ऊर्जा लेना चाहेगा। भाई वायरस बैक्टीरिया कैसे जिंदा रहते हैं? आपकी बॉडी के अंदर घुस जाएंगे और आपसे क्या लेंगे? ऊर्जा, और ऊर्जा लेके क्या रहेंगे? जिंदा रहने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या करेंगे? वो आपके अंदर ऊर्जा बन रही है तो कुल खा लिए ना, आपको मिला ऊर्जा, आपको एनर्जी मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। तो इससे आपके अंदर तो ऊर्जा घटेगी, क्योंकि आप खा रहे हो खाना, लेकिन आपके खाने के द्वारा जो ऊर्जा मिल रही है वो कौन ले लिया? वायरस और बैक्टीरिया। और वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं कुल, जब वो कुल ऊर्जा लेंगे तो अपन जनसंख्या बढ़ाएंगे, उनका खानदान बड़ा होते जाएगा। एक मिला अंदर गया होगा
और जो ही जाएगा उसके बाद जो ही उसको ऊर्जा मिलने लगेगी वो क्या बनाने लगेगा, करोड़ों का परिवार बना लेगा। फिर धीरे धीरे सभी सेल जो बैक्टीरिया के होंगे वो हमारे पूरे सेल के अंदर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। और हमारी बॉडी अब किसकी बॉडी हो चुकी रहेगी, उनकी बॉडी। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर एनर्जी तो बनेगी, लेकिन कौन लेके चला गया, सब बैक्टीरिया और कोरोना वायरस सॉरी वायरस लेके चले गया और बैक्टीरिया लेके चला गया। हमारे अंदर शरीर के अंदर ऊर्जा जा पाएगी, सब ऊर्जा कौन ले रहा है, सब एनर्जी कौन ले रहा है, वायरस बैक्टीरिया। तो यानी हम जिंदा रह पाएंगे नहीं, इसीलिए हम मर जाते हैं। समझ में बात। तो खतरनाक बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी के अंदर अगर उसने क्या कर लिया, ऊर्जा लेना स्टार्ट कर दिया, एनर्जी लेना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर क्या कर लेगा, वो कब्जा कर लेगा। और कब्जा करके हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऊर्जा बन रही है सब अपने ले लेगा और हमारी ऊर्जा क्या हो जाएगी, खत्म। यानी हम हो जाएंगे डेड। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है भाई, अगर हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम काम कर पाएंगे, तब जीवित ही नहीं रह पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन है सर कि ऐसे तो अगर हम देखें तो फिर बैक्टीरिया हमको कब का मार दिया हो, तभी भी हम जिंदा है, तो क्यों, कारण क्या है, एंटीबॉडी, इम्यून सिस्टम जिसको बोल रहे हो आप। देखो होता क्या कि जब एक बैक्टीरिया घुसता है हमारी बॉडी के अंदर तो एंटीबॉडी तुरंत देखता है, जान लेता है कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, तुरंत एंटीबॉडी उसके ऊपर क्या करता है, अटैक कर देता है। लेकिन इसकी कंडीशन में जब वो अटैक करता है तो ये भी हो सकता है, एक सेकेंड रुकेंगे, चलिए सही है, अच्छा पैर मारा आपने। तो अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया गया तो एंटीबॉडी ने देख लिया ये बैक्टीरिया हमारे लिए खतरनाक है, तो एंटीबॉडी तुरंत उससे जाएगा, क्या करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ाई करके मारेगा उसको। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर वो बैक्टीरिया आपके एंटीबॉडी से क्या रहा, मजबूत रहा, स्ट्रांग रहा, तो वो आपके एंटीबॉडी को ही क्या कर देगा, मार देगा। और जो ही उसने एंटीबॉडी को मारा उसने आपकी पूरी बॉडी पे क्या कर लिया, कंट्रोल। और अगर आपकी एंटीबॉडी मजबूत रही तब वो उस बैक्टीरिया को मार देगी, फिर वो बैक्टीरिया हमारे अंदर ऊर्जा ले ही नहीं पाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है कि नहीं है। यही बात हो रही है यहाँ पे कि एंटीबॉडी दैट मीन्स इम्यून सिस्टम। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी का मतलब क्या होने का मतलब है कि आपकी एंटीबॉडी मजबूत है, तो फिर कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी एंटीबॉडी तैयार रहेगी, तुरंत घुसेगी, आओ बाबू आओ, उसके बाद तुरंत उनके तोड़ के खत्म, कहानी डन, है ना। एंटीबॉडी मार देगी तुरंत। तो वो बेचारे जो अपन खानदान बनाने का सोच रहे थे, अपनी जनसंख्या बढ़ाने का, करोड़ों का परिवार हमारे शरीर के अंदर सोच रहे थे कि बनाएंगे, वो क्या होगा, नहीं बन पाएगा। और जब नहीं बन पाएगा तो फिर हमारी बॉडी तो एकदम सुरक्षित है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऊर्जा बन रही है, जितना खाना खा रहे हैं, जितनी ऊर्जा बन रही है पूरे बॉडी के पास पहुंच रही है, यानी हमारी बॉडी के सभी सेल एकदम स्वस्थ हैं, है कि नहीं है, एकदम हेल्दी हैं, हमारे पास एनर्जी का एकदम संचार भरा हुआ है, भंडार है हम लोग एनर्जी का। लेकिन कब हो सकता है, जब एंटीबॉडी आपकी क्या रहेगी, मजबूत। और जब शुरू से आप खाएंगे पिएंगे नहीं, ये एंटीबॉडी मजबूत कैसे होगी, जब आप रेगुलर बेसिस पे अपने बॉडी को सही तरीके से रख रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे अच्छे तरीके से खाना खा रहे हो, आप सही से खाना खा रहे हो, सही टाइम से खाना खा रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, फालतू काम नहीं कर रहे हो, एनर्जी का अपना सही उपयोग कर रहे हो, तब आपकी एंटीबॉडी क्या रहेगी, मजबूत। तब कोनो भी बॉडी का, बाहर की बॉडी आपको नहीं मार सकती, यानी बाहर से बैक्टीरिया वायरस आपको नहीं मार सकता। लेकिन आप खाने में नहीं खा रहे हो, है ना, आप डाइट पे हो, समझ पा रहे हैं, पूरी बॉडी के अंदर मांस नहीं, लेकिन फिर भी आप डाइट पे हो, एनर्जी है ये नहीं है, लेकिन फिर भी खाना नहीं खाएंगे, बेहया है ना। तो ऐसे कंडीशन में इम्यून सिस्टम आपका क्या होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा। भाई एंटीबॉडी कमजोर हो जाएगी, और कमजोर होगी तो कौन घुसेगा, कौन मारेगा, तो रेगुलर बेसिस पे आपको क्या बनती जाएंगी, क्या होती जाएगी बीमारियां, कहीं सर्दी, कहीं खांसी, कहीं जुकाम, कहीं बुखार, ऐसे चल रहा होगा आपका जीवन। तो आप रेगुलर बेसिस पे बीमार पड़ रहे हो, उसका कारण क्या है, आपकी एंटीबॉडी कमजोर है। एंटीबॉडी मजबूत होती तो आपको बीमारियां नहीं होती। बीमारियां क्यों हो रही है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया घुस जा रहा है और आपके ऊपर अटैक कर दे रहा है। एंटीबॉडी आपकी कमजोर है बेचारी, इसीलिए क्या नहीं कर पा रही है, रोक नहीं पा रही है। समझ में आया ना। तो अगर आप बीमार हो रहे हो तो इसका कारण क्या है, एंटीबॉडी है। और ये एंटीबॉडी बनती कहाँ है, तो भैया ब्लड के अंदर 3 तरीके के कण पाए जाते हैं, आप जानते हो। वो होता है, एक होता है RBC, एक होता है WBC, और तीसरे नंबर पे आता है प्लेटलेट्स, ठीक है ना, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, WBC में। RBC का फुल फॉर्म आपसे कोई बोल दिया तो रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। WBC तो वाइट ब्लड सेल। सेल का मतलब यहाँ पे कार्पसेल से है, कार्पसेल मतलब कणिका है, कण है ये, वाइट ब्लड सेल या कार्पल। और प्लेटलेट्स मतलब सिंपल रुधिराणु, इनको हिंदी में बोलोगे तो रुधिराणु बोलते हैं, और वैसे इनको बोलोगे तो श्वेत रक्त कणिकाएं और
लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी को बोलते हैं। लेकिन एंटीबॉडी का निर्माण कौन करवाता है? डब्ल्यूबीसी। कौन करवाता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर भी 5 प्रकार के कण होते हैं। 5 प्रकार के कण कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है एसिनोफिल, एसिनोफिल। दूसरे नंबर पे होता है वैसोफिल, वैसोफिल। तीसरे नंबर पे होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। चौथे नंबर पे होता है हमारे पास मोनोसाइट, मोनोसाइट। और 5वें नंबर पे होता है लिम्फोसाइट। 5वें नंबर पे कौन होता है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। अब ये जो आप लिम्फोसाइट देख रहे हो, यही लिम्फोसाइट आपका क्या है? एंटीबॉडी है। यही क्या है? एंटीबॉडी। फिर से प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी कौन होता है भैया? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर भी कितने हैं? 5। एसिनोफिल, वैसोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जब हम ब्लड पढ़ाएंगे तो उसके अंदर ये सब पढ़ाएंगे। इसके अंदर एंटीबॉडी का काम कौन करता है? लिम्फोसाइट जो होता है वो हमारे एंटीबॉडी का काम करता है। समझ में आई बात? पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे तो देखिएगा आपकी बॉडी के अंदर 3 होते हैं। जब आप ब्लड चेक कराओगे, ब्लड के अंदर सीबीसी चेक कराओगे। क्या चेक कराओगे? सीबीसी जांच जब होती है तो वहाँ पे बताया जाता है कि आपका आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है और प्लेटलेट्स कितना है। ठीक है। तो अगर आप बात करोगे तो आरबीसी आपका 50 लाख होना चाहिए, यानी 5 मिलियन होना चाहिए आपका कौन? आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी की बात करोगे तो लगभग 10,000 क्या होना चाहिए आपका? डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स की बात करोगे तो लगभग क्या होता है आपका? 2.5 लाख प्लेटलेट्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2.5 लाख प्लेटलेट्स। मैक्सिमम यहाँ पे क्वांटिटी है कि इतनी होनी चाहिए आपके बॉडी के अंदर। अगर मान लीजिए आरबीसी की कमी है आपकी बॉडी के अंदर तो इसका मतलब आप कोई भी काम करने में उतना स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा आपको। यानी कोई काम करना चाहते हैं तो आप बहुत आलसी है, बहुत आलसी है तो इसका मतलब क्या है? आपका आरबीसी कम है, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इसका कारण कौन है? डब्ल्यूबीसी। क्यों? डब्ल्यूबीसी कम होगा तो आपका एंटीबॉडी क्या होगा? कमजोर होगा। तो कौन बैक्टीरिया आपको मार रहा होगा अंदर, आपकी एंटीबॉडी को कमजोर करके बीमारियां फैला रहा होगा। तो अगर आप बीमार हो रहे हैं बहुत ज्यादा तो इसका मतलब इसका कारण कौन है? डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी के अंदर कम है। डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए आपके बॉडी के अंदर? 10,000 कम से कम होना चाहिए। और प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए? 2.5 लाख। तो अगर किसी काम को आप बहुत ज्यादा देर तक करते रहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई काम स्टार्ट किया, आपका आरबीसी अच्छा है तो आप कोई काम स्टार्ट कर लेंगे, कोनो काम होगा हड़ाक से स्टार्ट कर लेंगे, बहुत देर तक नहीं कर पा रहे। इसका कारण क्या है? कि आपके प्लेटलेट्स की क्या है? कमी। जैसे आप पढ़ने बैठे, पढ़ने जा रहे हैं तो पहले बात तो पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही है, तो पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही इसका मतलब आरबीसी कम है। चलिए इच्छा कर रही है, जो ही मन कर हाँ कि आज 1 बजे पढ़ना है तो हम 1 बजे बैठ गए, लेकिन 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद बस हो गया, इसका मतलब हो गया। इसका मतलब क्या है? प्लेटलेट्स आपके बॉडी के अंदर कम है। और अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं तो इसका कारण क्या है? डब्ल्यूबीसी। जैसे बताया ना, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी पेट दर्द, कभी आंख दर्द, कभी सर दर्द। तो ये सब समस्या कब होती है? जब आपका डब्ल्यूबीसी क्या होगा? कमजोर होगा। ठीक है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है आपका? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ही आपकी एंटीबॉडी बनाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इन सब के निर्माण में कौन हेल्प करता है भैया? प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? इन सब का निर्माण यानी हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडी का निर्माण में इनको बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी रहेगी तो एंटीबॉडी आपका अच्छा तगड़ा बनेगा, मतलब बनेगा ना, तो एंटीबॉडी आपकी तगड़ी रहेगी। एंटीबॉडी तगड़ी रहेगी तो डब्ल्यूबीसी तगड़ा हो गया। इसका मतलब भाई प्रोटीन खाओगे तो डब्ल्यूबीसी बनेगा, डब्ल्यूबीसी बन गया तो इसका मतलब एंटीबॉडी आपकी अच्छी बनेगी। एंटीबॉडी मतलब लिम्फोसाइट ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब आपको कोई बीमारियां नहीं होंगी, यानी आपको बीमारी की प्रॉब्लम खत्म। आपकी बीमारी की प्रॉब्लम क्या हो गई है? खत्म। और ये जो डब्ल्यूबीसी के अंदर लिम्फोसाइट बनाता है तो कौन सा हार्मोन बनाता है? तो याद रख लीजिएगा, थर्मोसिन नाम का हार्मोन होता है। ये थर्मोसिन नाम का हार्मोन क्या करता है? लिम्फोसाइट की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। यानी आपकी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट बनने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? थर्मोसिन नाम का हार्मोन जरूरी है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे थर्मोसिन गलत हो गया, यहाँ पे थाइमोसिन होता है, सॉरी, थाइमोसिन नाम का हार्मोन होता है। मैं यहाँ पे सही से लिख दे रहा हूँ, लिम्फोसाइट के लिए थाइमोसिन, यहाँ पे दिख रहा है नीचे, हाँ बिल्कुल, थाइमोसिन नाम का हार्मोन होना चाहिए आपके बॉडी के अंदर। तो आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया कि एंटीबॉडी, हार्मोन, एंजाइम और क्या होते हैं ये सब, और इनके निर्माण में प्रोटीन हेल्प करता है तो क्यों करता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब बात। तो इन सबको जरूरी, यानी इन सबको मेंटेन रख लिया आप तो आपकी बॉडी का आधा तो क्या लगभग 90% फंक्शन तो अपने आप स्वस्थ हो जाएगा ना। इसीलिए प्रोटीन की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। तो रेगुलर बेसिस पे वही खाने खाइए आप जिसमें क्या होगा? प्रोटीन होगा, ताकि आपका हार्मोन भी अच्छा, एंजाइम भी अच्छा और एंटीबॉडी भी अच्छी, तो आप हर तरीके से बचे रहेंगे। आई होप जितना भी मैंने जानकारी दिया वो आपके लिए सही होगा, आपने समझा होगा और आप उसको फॉलो करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमस। कोई भी डाउट हो, कोई भी एरर हो इस वीडियो के अंदर तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच एमस।